ओके, लेट्स स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अवर 11th क्लास। ठीक है, देखो 11th क्लास जब लेक्चर स्टार्ट हुए थे 11th क्लास वाले, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि आपकी पूरी 11th के अंदर ना कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको याद करना पड़े, बट इस चैप्टर में क्या है, वो सारी चीजें जो आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि किसी भी आइटम को जैसा बताया गया है और जिस तरीके से बताया गया है वो वैसे ही मुझे समझना पड़ेगा। अब मैथमेटिक्स के बेसिक प्रिंसिपल सीखे थे ना आपने, याद किए थे कि प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस ही है, प्लस और प्लस प्लस ही होता है भाई, माइनस कब से हो गया। ठीक है, प्लस और माइनस माइनस होता है भाई। ठीक है, लेकिन साइन उसका आएगा जो बड़ा होगा। ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स थे जो आपने सीखे हैं। वैसे ही अकाउंटेंसी में भी अपने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स वगैरह हैं जो मुझे सीखने पड़ेंगे। ठीक है, अब जब छोटे थे तब मुझे ये नहीं पता था कि ये किसका साइन है, पता था नहीं पता था, लेकिन जैसे आप बड़े हुए क्लास में आज सीखा ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, ये आपके डिवाइड का साइन है, ठीक है, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, सब कुछ सीखा गया था। ये बेसिक ऑफ मैथ्स है आपका, ये सीखा सारा का सारा। ठीक है, तो जब हमने सीखा था तब हमें चीज समझ में आई। अब उसी तरीके से अकाउंटेंसी के बारे में बात की जाए तो अकाउंट्स में भी कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स एंड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो मुझे सीखने पड़ेंगे, जैसे हैं वैसे ही सीखने पड़ेंगे। उनके पीछे कोई लॉजिक मत पूछना कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। ठीक है, तुम्हारा नाम जो भी है जो है वही है, उसके पीछे लॉजिक कुछ रखा है नहीं। ठीक है, पुराने दादाजी वाले रख दे तो बात अलग है। ठीक है जी, हाँ, दादा के दादी का नाम दा इन्हें रख दिया। ठीक है जी, देखो तो 6 चैप्टर का नाम हमारे पास है, चैप्टर का नाम ही हमारे पास क्या है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देखो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तो पहली बात तो ये आती है भैया हमें रूल्स पढ़ने हैं किसके, डेबिट के और क्रेडिट के। तो पहली बात तो ये डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, तो पहले ये समझ लेते हैं एक बार कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेबिट। देखो डेबिट का सिंपल सा मतलब होता है और क्रेडिट का सिंपल सा मतलब होता है कि इनको हम क्या बोलते हैं, साइड ऑफ एन अकाउंट। किसी भी अकाउंट की साइड को क्या बोला जाता है, डेबिट बोला जाएगा। सेम क्रेडिट के लिए भी हम सेम यूज करते हैं कि क्रेडिट क्या है, ये भी एक तरीके की साइड है एक अकाउंट की। कौन सी वाली साइड बात करते हैं, तो डेबिट का मतलब होता है मेरा लेफ्ट वाली साइड और ये वाली राइट वाली साइड। तो राइट साइड ऑफ अकाउंट क्या है, क्रेडिट, लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंट क्या है, डेबिट। तो जैसे अगर मैं आपको बोलूं भाई फॉर्मेट क्या होता है मेरे अकाउंट का, तो लो जी फॉर्मेट देख लो, तो फॉर्मेट ऑफ अकाउंट, तो अकाउंट का फॉर्मेट अगर बात की जाए फॉर्मेट के बारे में, तो फॉर्मेट क्या है, ये हमारा सिंपल सा फॉर्मेट बनता है हमारा इस तरीके से, छोटा सा बनाना, ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। ये रुपीस, ये रुपीस और ये आपका पर्टिकुलर्स एंड ये आपका पर्टिकुलर्स। ठीक है, तो जो ये वाली साइड आप ध्यान से देखो, इस पूरे साइड में कितने कॉलम है, 4 कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। तो भाई यहां से अगर एक चीज एनालिसिस करो तो देखो ये वाली साइड जो है बिल्कुल सिमिलर है इस वाली साइड के, यहां भी पर्टिकुलर रुपीज है और यहां भी पर्टिकुलर रुपीज है। तो जो ये वाली साइड है राइट वाली साइड, इसे हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट साइड, और इस वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, डेबिट साइड। तो डेबिट और क्रेडिट का मतलब बस यही होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, अब देखो मैंने क्या लिखा, फॉर्मेट ऑफ अकाउंट। अब अकाउंट की बात की जा रही है तो अकाउंट कितने तरीके के होते हैं और अकाउंट एग्जैक्टली होता क्या है। अकाउंट का सिंपल सा मतलब है किसी भी डाटा को जब आप रिकॉर्ड करते हो तो एक जगह पे रिकॉर्ड किया जाता है, तो उस जगह का नाम क्या है, अकाउंट है। तो अकाउंट कितने तरीके के हमें देखने को मिलते हैं, तो पहले ये मेंशन करेंगे, उसके बाद चलेंगे सीधा अकाउंट के टाइप्स। यहां से आपका वो टॉपिक स्टार्ट होगा जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो भैया अकाउंट के कितने टाइप होते हैं, तो सबसे पहला जो मुझे देखने को मिलता है उसका नाम है मेरा सिंपल सा क्या, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, दूसरा जो मेरे पास टाइप अवेलेबल है उसको क्या बोलते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, इम्पर्सनल अकाउंट, एंड इम्पर्सनल के अंदर मिलते हैं 2 अकाउंट, जिसका नाम है रियल अकाउंट और दूसरा है नॉमिनल अकाउंट। गलती तुम्हारी नहीं है, मैक्सिमम बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है। ठीक है, उनसे पूछो टाइप ऑफ अकाउंट कितने होते हैं तो उनको लगता है 2 ही अकाउंट होते हैं, वो 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। बात भी ठीक है, ठीक है, लेकिन पर्सनल एक है, इम्पर्सनल एक है, उसके 2 सेक्शंस देखने को मिलते हैं, पहला रियल, दूसरा नॉमिनल। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट, जो रूल्स अकाउंट, जो भी हमारे लूका पासियोली जिन्होंने अकाउंट फ्रेम किया था, उन्होंने भी जो रूल्स बताए गए हैं वो इन तीनों के लिए बताए गए हैं। तो इसलिए बच्चों को टाइप ऑफ अकाउंट में 3 ही याद रहते हैं, 1 2 3। ठीक है, तो इनके रूल्स रेगुलेशंस दिए गए हैं और रूल्स रेगुलेशन को समझने से पहले
मुझे पहले ये समझना पड़ेगा कि इन तीनों में आता क्या क्या है, क्या क्या चीजें, आप कैसे कैसे पता लगाओगे हाँ भाई ये पर्सनल अकाउंट की बात की जा रही है, ये रियल अकाउंट की बात की जा रही है, ये नॉमिनल अकाउंट की बात की जा रही है, तो कैसे कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, पर्सनल अकाउंट के बारे में। देखो जी, पर्सनल अकाउंट, तो भैया पर्सनल अकाउंट क्या रिकॉर्ड करेगा, तो इसको अलग अलग सेगमेंट्स में डिजाइन कर लेना। रियल अकाउंट किसकी बात करेगा, देन उसके बाद नॉमिनल अकाउंट किस चीज की बात करेगा, ठीक है। हर एक अकाउंट अलग अलग चीजों के बारे में बात करता है। जैसे पर्सनल अकाउंट है, तो भैया पर्सनल अकाउंट किस किस के बारे में बात करेगा, तो पर्सनल अकाउंट बात करेगा हमेशा किसके बारे में, नेचुरल पर्सन, ठीक है, नेचुरल पर्सन के बारे में। दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन के बारे में, ठीक है। और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अबव। नाउ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अबव का मतलब कि ऐसा कोई भी आइटम जो इन दोनों को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, तो वो किस में आएगा, आपका पर्सनल अकाउंट। और नेचुरल पर्सन का मतलब क्या होता है, हम सारे लोग नेचुरल में आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें ह्यूमंस ने क्रिएट किया, जो जिन चीजों को ह्यूमंस ने क्रिएट किया है वो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी बड़ी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा इंडस्ट्रीज हो गया, अडानी इंडस्ट्रीज हो गया, तुम्हारे घर के आसपास जो दुकान है वो भी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन ही है ना। बिकॉज देखो पर्सन का मतलब अकाउंटिंग लैंग्वेज में अ पर्सन इज अ एंटिटी जो किसी दूसरे इंसान से कोई सामान खरीद सकती है या कोई सामान बेच सकती है, दैट्स इट। सामान का लेन देन, बिजनेस का मतलब यही है, हर वो चीज इंसान के तरीके से जो काम कर सके खरीदने और बेचने के तौर पर, उसे हम क्या बोलेंगे, पर्सन। लेकिन पर्सनल में नेचुरल ह्यूमंस आते हैं और इनके द्वारा जो भी क्रिएट किया जाएगा वो कहां जाएंगे, आपके आर्टिफिशियल पर्सन। बिकॉज किसी भी तरीके का कोई भी बिजनेस है वो अपने नाम पर कोई भी सामान खरीद सकता है और कोई भी सामान बेच सकता है। आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज करने जाते हो तो जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो परचेज किया, किससे परचेज किया, कैश, कैश किसको दिया, दुकानदार को। आपने कैश उस कंपनी को दिया है, कैश, ठीक है। आप चेक करना, कोई भी आप सामान लेके आओगे ना, छोटी दुकान की बात नहीं कर रहा, बड़ी दुकान की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी सामान लेके आओ आप, जो भी सामान आप लेके आओ उस दुकान से बिल मिलता है आपको, तो बिल में ओनर का नाम लिखा होता है, बिल के ऊपर कंपनी का नाम लिखा होता है, ठीक है, कि भैया सेलर कौन, आप चेक करना है। ऐसे ऐसे बिल मिलेगा आपको A4 साइज के पेज पे, और उस बिल के ऊपर ना यहाँ पे लिखा होगा किसको सामान बेचा गया है, और यहाँ लिखा होगा फ्रॉम, किसने सामान सेल किया है, तो यहाँ पर आपको कंपनी का नाम मिलेगा, वोल्टास लिमिटेड, ठीक है, सो जो भी कंपनी का नाम है, तो कंपनी का नाम है, दैट मींस इसको बेचा गया, इसने बेचा, तो ये कौन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो जब कभी भी आपको ये वाला सेगमेंट मिलेगा आर्टिफिशियल पर्सन का, तो वो सब किसका पार्ट है, इसका पार्ट है, पर्सनल अकाउंट का। पर्सनल चेक करो ना, देखो पर्सनल में ही क्या छुपा हुआ है, पर्सन छुपा हुआ है, तो सारे यही आते हैं। नाउ व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है ऐसी कोई भी आइटम जो इन दोनों को रिप्रेजेंट करे, इन दोनों को या फिर दोनों में से किसी एक को। क्या क्या चीज हो सकती है, जैसे कैपिटल है, कैपिटल क्या है, मालिक ने जो बिजनेस में पैसा लगाया, क्या कैपिटल मालिक को रिप्रेजेंट करती है, बिल्कुल करती है। जैसे आप पढ़ोगे कि कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट किसका है, मालिक का है ना, तो हो गया हमारे पास। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, यू नो व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। देखो बैंक ओवरड्राफ्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी भी अकाउंट में, जब आप बैंक में जाओगे ना अकाउंट खुलवाने के लिए, तो अकाउंट खुलवाने के लिए ना वहां पे एक सेक्शन आता है टाइप ऑफ अकाउंट, है ना। एटीएम में भी जब आप जाते हो पेरेंट्स के साथ, तो क्या पूछता है वो, कार्ड डाला तो पूछता है भाई टाइप ऑफ अकाउंट को सिलेक्ट करो, तो हम क्या सिलेक्ट करते हैं हमेशा, सेविंग, गरीब इंसान सेविंग लगाते सीधा सीधा, ठीक है, मैं भी सेविंग लगाता हूँ, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम सब इंडिविजुअल पर्सन हैं, हमारे ऊपर हमारा पैसा नेगेटिव भी चला जाए, बैंक के सामने से एटीएम मशीन बोल दे तुम्हारी औकात के बाहर है, पैसा नहीं मिलेगा, दैट मींस आपके अकाउंट में 1 लाख है, आपने उसको बोला मुझे 1,02,000 दो, वो क्या बोलेगा, नहीं दूंगा, है ही नहीं, यही बोलेगा, सिंपल सी बात है, एरर आ जाएगा, इनसफिशिएंट बैलेंस, प्लीज औकात के अंदर पैसा डालो, होता है ऐसा। लेकिन अगर आप किसी कंपनी की बात कर रहे हो, बड़ी बड़ी कंपनीज की हम बात कर रहे हैं, तो बड़ी कंपनीज को क्या मिलता है, उनको एक अलग फैसिलिटी देता है बैंक, कौन सी, करंट अकाउंट फैसिलिटी। करंट अकाउंट फैसिलिटी में क्या होता है, बैंक अलग से बोलता है कि हम आपको 2,000 रुपए का क्रेडिट दे रहे हैं, मतलब
आप अपने अकाउंट में से 2 लाख रुपए ज्यादा भी निकाल सकते हो। अब ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। अब अंबानी को 2 लाख की क्रेडिट देगा कोई आपको लगता है देगा? वो तो कहता है सर आप 1000 करोड़ भी फालतू निकाल लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बड़ी इतना बड़ा कंपनी खोल के बैठा हुआ है ना। और कोई नया नया करंट अकाउंट खोल के बैठा है तो उसको क्या बोलेगा, सर 5000 रुपए की आप एक्स्ट्रा निकाल सकते हो, सुपर नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब जैसे जैसे बिजनेस आपका ग्रो करेगा लिमिट बढ़ती रहेगी आपकी, जैसे क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है सेम वैसे चलता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है आपका, अगर आपके अकाउंट में इफ यू आर ए करंट अकाउंट होल्डर एंड यू हैव ए 10 लाख रुपीज बैलेंस इन योर अकाउंट, और आपने बैंक में एटीएम डाला और चेक, एटीएम बेसिकली करंट अकाउंट का नहीं होता, करंट अकाउंट से पैसे हमेशा चेक से निकलते हैं। आप बैंक में चेक लेके गए, किसी को चेक दे दिया और आपने वो चेक दिया लेट सपोज 1.5 लाख रुपए का, तो क्या 1.5 लाख रुपए निकलेंगे? वो 11,50,000 रुपए निकलेंगे। चेक दिया आपने 11,50,000 का, तो क्या ये 11,50,000 निकलेगा बैंक से? 100% निकलेगा। करंट अकाउंट है ना, करंट अकाउंट में मिल जाता है। ठीक है, करंट अकाउंट में बोलता है भैया आप तो हो धंधे वाले इंसान और हम भी हैं धंधे वाले इंसान। ठीक है, हाँ, बाकी जो एक्स्ट्रा निकाले तो ये पैसा क्या होगा आपका, बैंक में शो होगा बट वो नेगेटिव शो होगा। नहीं, इस पे ईएमआई नहीं बनेगी। अगली बार जब पैसा तुम दोबारा डालोगे ना तो उतना पैसा कट जाएगा और बाकी पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। किसी ने पैसे नहीं डाले तो उस बिजनेस की मार्केट में गुडविल खराब हो जाती है, और कोई भी इंसान गुडविल बनाने में बहुत मेहनत करता है। तो कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी इस तरीके की चीजें हों, बिकॉज हमारा पैसा नेगेटिव आ गया, वैसे तो आता नहीं है, बैंक वाले साफ मना करता भैया नहीं मिलेगा। लेकिन अगर किसी कंपनी का नेगेटिव आ गया और ये न्यूज बाहर चली गई, सोच के देखो उस कंपनी की धज्जियां उड़ जाएंगी मार्केट में, है ना। अब रिलायंस कंपनी ने अगर ऐसा कर दिया और बोलता नहीं दे रहा 1000 करोड़ क्या कर लोगे, तो क्या होगा, मार्केट में न्यूज आएगी और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 1000 करोड़ का किया घपला, बैंक के 1000 करोड़ वापस नहीं किए, तो बैंक तो न्यूज में क्या, मार्केट में क्या 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 इमेज बनेगी मार्केट की, कंपनी खराब हो जाएगी कि भैया कंपनी के पास इतने पैसे भी नहीं है कि बैंक के 1000 करोड़ वापस कर सको। तो शेयर प्राइस टूटेगा, गिरेगा धड़ल्ले से। ठीक है, तो कंपनीज कभी ऐसा करती नहीं है। लेकिन पॉइंट आता है ये एसेट्स में आएगा लायबिलिटी में आएगा। दूसरा पॉइंट मेरे को समझाना क्या था, क्या बैंक ओवरड्राफ्ट रिप्रेजेंटेटिव है? अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट में लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या ये बैंक ओवरड्राफ्ट इन दोनों में से किसी का रिप्रेजेंटेटिव है? क्यों? बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या, बैंक में पड़ा हूं, बैंक से कर्जा लिया ना एक तरीके से आपने, भैया कौन से बैंक से, एसबीआई से, आईसीआई से, एचडीएफसी से, रिप्रेजेंटेटिव हुआ? मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, किस ऑर्गेनाइजेशन की, आर्टिफिशियल पर्सन की। कौन है उसका ऑनर? बैंक का कोई तो मालिक होगा जो बैंक ऑपरेट कर रहा है, तो वो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। दैट मींस ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, एक तरीके का रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन। क्लियर है? नेक्स्ट एक और ले लो, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होता है? एक ऐसी सैलरी जो आपने पे नहीं करी, यही होता है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में 10 बंदे काम कर रहे हैं और आपके पास एक लाइबिलिटी सेक्शन में एक अमाउंट लिखा हुआ है कि आपने सैलरी पे नहीं करी, कितनी, 50,000 रुपए की। नाउ व्हाट इट इज, क्या ये रिप्रेजेंटेटिव है? क्यों? अबे 10 एम्प्लॉयज काम करते हैं, 10 में से किसकी सैलरी पे नहीं की, क्या इसके साथ नाम अटैच होना जरूरी है? होगा ना, कि भैया मैंने ये सैलरी किसकी है, ये सैलरी राम की सैलरी है, मोहन की सैलरी, पता होना चाहिए। 10 लोगों में से कौन सा बंदा ऐसा जिसकी सैलरी मैंने पे नहीं करी, तो कोई ना कोई नाम अटैच होगा। दैट मींस ये भी क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये सारी चीजें समझ में आती है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। देन तो ये सारी चीजें कहां मिलेंगी आपको, सीधा पर्सनल अकाउंट में। नाउ बैक टू नॉर्मल। अच्छा, इसमें आ जाओ रियल अकाउंट में। तो भैया रियल अकाउंट में क्या आता है, रियल अकाउंट में आते हैं बिजनेस के सारे एसेट्स, ऑल काइंड ऑफ एसेट्स, एक को छोड़कर। किसको छोड़कर? एक्सेप्ट डेटर्स। क्यों? क्योंकि डेटर्स तो इंसान का नाम होता है और इंसान के नाम कहां आते हैं, पर्सनल में, इसीलिए। क्लियर है? तो जितने भी एसेट्स हैं, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, सब सब इसका पार्ट है, रियल अकाउंट का पार्ट है। देन नाउ व्हाट इज नॉर्मल अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा? नॉमिनल अकाउंट में बिजनेस को करने के लिए जितने भी खर्चे हुए, जितने भी नुकसान हो गए, ठीक है, जितने भी तुम्हारे पास इनकम हो गई सारी की सारी, फायदे हो गए, कोई गेन हो गया तुम्हारे पास, वो सब किसका पार्ट है? वो सब नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। क्लियर? ठीक है, इतना लिख लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, क्योंकि इसके अलावा अब इस पॉइंट के बाद हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होने वाला, विच इज रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, कि इन सभी, ये सब लोग
तीन लोग हैं, तीन लोग अपने अपने बारे में बताते हैं कि भैया हमें कैसे इस्तेमाल करना है। चलो अब आ जाओ इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर, क्योंकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और ये टॉपिक जो हम करने वाले हैं, इस टॉपिक के बिना आपके आगे आने वाले कुछ चैप्टर्स नहीं होने वाले। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली हम लोग काम करेंगे। देखो अकाउंटेंसी में ना रूल्स को दो तरीके से सिखाया जाता है, पहला होता है ट्रेडिशनल, दूसरा होता है मॉडर्न अप्रोच। तो ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है? पुश्तैनी। जब अकाउंटेंसी बनाई गई थी तब इस तरीके से इन रूल को डिजाइन किया गया था। तो तीन तरीके के मैंने आपको अकाउंट बताए, तीनों अकाउंट के अपने अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिसमें क्या बोला गया है, सबसे पहले बात होती है पर्सनल अकाउंट के बारे में। तो ये जो पर्सनल अकाउंट है, इसका रूल क्या बोलता है? ये बोलता है कि भाई पर्सनल अकाउंट में क्या आता है? नाम आता है। नाम अगर आएगा तो क्या होगा? जब कभी भी नेम आएगा तो नेम के साथ दो चीजें होंगी, या तो कोई इंसान होगा, इसमें कंपनी होगी, हम उस कंपनी से कोई चीज ले रहे हैं मतलब रिसीव कर रहे हैं, या तो हम उसको कुछ देंगे, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं ना, या तो हम उसे कुछ देंगे तो रिसीवर, या फिर गिवर, या वो बंदा कुछ रिसीव करेगा या वो बंदा कुछ हमें देगा। दो ही ऑप्शन क्लियर होते हैं। तो अकाउंटेंट में क्या बोला, इसमें इस रूल के अकॉर्डिंगली क्या बोला गया है कि अगर भाई साहब रिसीव कर रहे हैं तो डेबिट करेंगे हम, क्या डेबिट कर दो उस बंदे को या उस कंपनी के नाम को, डेबिट द रिसीवर। और उधार लिया तो वो गिवर बन गया ना मेरा, हमने लिया तो वो कौन है? गिवर हो गया। तो गिवर कहां जाएगा? ये गिवर चले जाते हैं क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि डेबिट कब करना है और क्रेडिट कब करना है। और मैं इसको ऐसे क्यों लिख रहा हूं, डेबिट थोड़ा सा गैप देके फिर क्रेडिट, ये जनरल एंट्री को लिखने का तरीका है। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन आपको जनरल एंट्री फ्रेम करते टाइम सपोर्ट करेंगे, और वो ऐसे ही लिखी जाती है आपकी जनरल एंट्री। ठीक है, तो ये छोटा सा ट्रिक है आपके लिए, आप यूज कर लेना। ठीक है, चलो अब आ जाओ सेकंड के ऊपर। अब जो सेकंड हमारा रूल है वो क्या है? वो है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में क्या क्या चीजें रिकॉर्ड होती हैं? तो रियल अकाउंट में भैया हम रिकॉर्ड करते हैं किस चीज को? एसेट्स को। ठीक है, तो देखो एसेट्स के साथ क्या क्या चीजें होंगी? एसेट्स, या तो हम एसेट्स को बाय करेंगे, है ना, या तो हम क्या करेंगे? सेल करेंगे। बाय करने मतलब क्या है? वो आएगा, है ना। बाय करते टाइम क्या होंगी वो चीजें? दैट इज कम्स इन। जब भी हम कुछ खरीदेंगे वो बिजनेस में आती है। और जब हम सेल करते हैं तो क्या होता है? गोज आउट, वो बिजनेस से बाहर चली जाएगी। तो कोई भी चीज जब आएगी तो क्या, तो आप उसे क्या करोगे? डेबिट कर देना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज गई उसे बाहर भेज दो और सीधा क्या कर दो? क्रेडिट निकलो। ठीक है, तो जो गया उसे क्रेडिट और जो आ गया उसे डेबिट। ठीक है, तुमने क्लास में करी बदतमीजी, मैडम की तरफ से आती है चौक सीधा, डंडा, डंडा अब तो अलाउड नहीं है ना, क्या आता है? डस्टर आता है। अच्छा डस्टर आता है, ठीक है। तो डस्टर आया और क्लास में तुम्हारी इज्जत गई, तो डस्टर कम इज्जत आउट। ठीक है, तो डस्टर डेबिट, क्रेडिट टू इज्जत। चलो जी तीसरे पॉइंट पे आ जाओ। देखो अब तीसरा जो हमारे पास रूल आता है वो क्या बोलता है? नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? अब नॉमिनल अकाउंट में किसके बारे में बात की गई है? सारे के सारे खर्चे और सारे के सारे लॉसेस। देखो नॉमिनल अकाउंट में दो फैमिली आती है, किस किसके बारे में बात होती है? एक तो एक्सपेंस के बारे में बात होती है, और किसके बारे में बात होती है? और इनकम वगैरह के बारे में। लॉस और एक्सपेंस तो एक ही फैमिली के पार्ट है। ठीक है, इनकम हो गया मेरा, रेवेन्यू हो गया मेरा, ठीक है, प्रॉफिट हो गया मेरा, गेन हो गया, ये सब एक ही फैमिली है। इनकम की फैमिली थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, तो ये दो फैमिली इसके अंदर निकल के आती हैं। तो नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? दोनों को अलग अलग रखो। ठीक है, इसको रखो डेबिट साइड पे और इसको कहां रखेंगे हम? क्रेडिट साइड पे। तो रूल क्या बना हमारा इसका? डेबिट करो सारे के सारे खर्चे वर्चे जो भी हैं, एक्सपेंसेस को और लॉसेस को। क्रेडिट कर दो किसको? ऑल इनकम, जितने फायदे वगैरह हुए मेरे, इनकम हो गया मेरा। ठीक है, कोई भी गेन हो गया, कोई सामान मैंने बेचा उस पर फायदा वगैरह हो गया, तो वो कहां चला जाएगा? सीधा क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। डन। तो ये हमारे किसका पार्ट हो गया? नॉमिनल अकाउंट का। तो दीज आर दी रूल्स जो आपको अच्छे से याद करके रखने हैं, बिकॉज इसके बिना आपका आगे वाला टॉपिक्स देखने को थोड़े से
कम मिलेंगे। ठीक है, ये आपका ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अब इसी के साथ मैं आपको लिखा आता हूं, इसी में ही, दैट इज मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब चीजें थोड़ी सी बदल गई हैं, अपग्रेड हो जाती है। अब हम ह्यूमंस हैं, हमें तो चाहिए ही काम को आसान करना है। आसान करने के चक्कर में किसी बंदे ने एआई बना दिया, अब वो इतना आसान हो गया है कि बैठ जाने में लगा पड़ा है, जिसने बनाया उसी को निकालने में लगा पड़ा है, तेरी जरूरत नहीं, तुमने बना दिया, निकलो अब। ठीक है, अभी निकाला टीसीएस ने 12,000 एम्प्लॉयज निकाल दिया एक बार में, निकलो यहाँ से। टीसीएस ने अपने टोटल वर्कफोर्स का 2% निकाले, केवल 6 लाख लोग कंपनी में काम करते थे, अब तो 12,000 निकल गए हैं। ठीक है, तो कहते हैं टीसीएस में जॉब लग गई मतलब सरकारी जॉब लग गई है, निकालते ही नहीं है वो लोग। सेफ्टी सिक्योरिटी काफी ज्यादा है, लेकिन अब क्या है, अब वहां भी सिक्योरिटी नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा फास्ट हो गई है। तो कहते हैं स्किल अवेलेबल नहीं है उनमें उतनी ज्यादा जितनी हमें जरूरत है। जाहिर सी बात है, जो काम एआई कर रहा है बहुत जल्दी, उनको करने में टाइम लग रहा है, तो वो निकालेंगे। ठीक है, तो उन्होंने निकाल दिया। अब अकाउंटेंसी में भी क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम अपग्रेड हुआ तो ह्यूमंस ने क्या किया, इन सभी चीजों का ना शॉर्टकट निकाल दिया। एक शॉर्टकट क्या निकाला, मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच ही शॉर्टकट है वो वाला। और कुछ स्कूल्स ये बोलते हैं, कुछ टीचर्स ये बोलते हैं, भैया मॉडर्न अप्रोच आने के बाद आपको ट्रेडिशनल अप्रोच को इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, इट्स सिंपल, आई एक्सेप्ट इट, ये सिंपल है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है आप यहाँ पे यूज कर रहे हो लेकिन फंस जाते हो। मैं भी फंस जाता हूँ, कभी कभार ऐसा होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है, कोई एंट्रीज ऐसी होती है जो थोड़ा बहुत अटक जाते हैं, नहीं समझ में आती, तो मुझे क्या, मेरे को सपोर्ट करना मिलता है, मुझे यहाँ सपोर्ट मिलता है। ठीक है, ये क्या है, ये आज का टाइम है, ये क्या है, पुराना टाइम है। ठीक है, आज आप कितने भी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओ लाइफ में, लेकिन हमेशा अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। ये जड़ें तो यहाँ पे हैं, जब भी अटकोगे तो ये सपोर्ट करेगा। ठीक है, लाइफ में भी कभी फंस जाओगे तो कहाँ जाओगे सीधा, कितने बड़े हो जाओ, पेरेंट्स को अगर भूल गया तो फिर क्या ही बड़े हुए। ठीक है, तो कहीं भी अटक जाओगे सीधा पेरेंट्स के पास जाओ, और ये पेरेंट्स हमारे ये। ठीक है, अकाउंटिंग के अंदर तो मॉडर्न अप्रोच में क्या बोला गया है, यहां पे बोला गया है देयर आर 5 टाइप ऑफ एलिमेंट, देयर आर 5 एलिमेंट्स इन अकाउंट्स। अकाउंटेंसी में भैया केवल और केवल 5 एलिमेंट काम करते हैं, और उन पांचों के इर्द गिर्द ही पूरी घूमती रहती है हमारी अकाउंटेंसी। ठीक है, और वो 5 एलिमेंट हैं क्या हमारे पास, क्लियर। ठीक है, ये 5 एलिमेंट्स हमारे पास ये हैं सारे। तो ये क्या बोलते हैं, ये बोलता है C फॉर कैपिटल, L फॉर लायबिलिटीज। ठीक है, लायबिलिटी, P फॉर एक्सपेंस, और एक्सपेंस का ही दूसरा भाई लॉस, और इसका मतलब एसेट्स, और इसका मतलब रेवेन्यू। अब रेवेन्यू के दो फैमिली और हैं हमारे पास, क्या क्या आते हैं तुम्हारे पास, इसी में आप इनकम को भी डाल दो। ठीक है, इसी में ही गेन को भी डाल दो, और इसी में ही प्रॉफिट को भी डाल दो। तो ये अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अब इन पांचों के आसपास ही अकाउंटेंसी घूमती रहती है। तो जैसे मैथ्स के हमारे रूल्स चलते हैं ना, सेम वैसे ही रूल किसके चलते हैं, अकाउंट्स के चलते हैं। क्या रूल चलते हैं, जैसे इन पांचों के ना डिफॉल्ट बैलेंस अवेलेबल है। डिफॉल्ट बैलेंस का मतलब होता है कि अगर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं हमारे पास, तो इनको डिफॉल्ट में डेबिट मानोगे आप या क्रेडिट मानोगे। जैसे मैथ्स में होता है ना, आपने वो इक्वेशन सॉल्व करी और लेट सपोज आपका आंसर जो आ रहा है वो 2 आ रहा है, या आपको बुक में आंसर दिया हुआ है केवल 2 आंसर है इसका, तो कौन सा आंसर है, 2 पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव मानोगे। पॉजिटिव आंसर, बुक में आंसर दिया हुआ पीछे आपको कि इसका आंसर 2 आएगा, तो 2 क्या है, पॉजिटिव डिफॉल्ट बैलेंस में आएगा ना, तो ये आपका आंसर क्या हो गया, पॉजिटिव। वैसे ही अकाउंटेंसी में काम करता है। तो इन पांचों में से 2 आइटम ऐसी हैं जिनका डिफॉल्ट बैलेंस सेम रहेगा, जिसमें ये दोनों आती हैं। ठीक है, इनका डिफॉल्ट बैलेंस हमेशा डेबिट ही रहेगा, और बाकी जो आइटम बच गई तुम्हारे पास उनका डिफॉल्ट बैलेंस क्या रहेगा, क्रेडिट। ये भी क्रेडिट, ये भी क्रेडिट, और ये वाला आपका लास्ट वाला ये भी क्रेडिट रहेगा। डन, ठीक है। अब ये 2 कॉलम किससे बनाए फिर मैंने, तो ये दोनों बनाए मैंने इसके चीज के, अगर इनकी चीजों में इंक्रीज या फिर आपको क्या देखने को मिल रहा है, डिक्रीज देखने को मिल रहा है, मतलब कैपिटल बढ़ रही है। कोई भी ट्रांजेक्शन हम करेंगे आगे जाके, किसी भी ट्रांजेक्शन के चलते कैपिटल में इंक्रीज दिखाई दे रहा है, तो इंक्रीज करने के लिए क्या करोगे आप, इसको क्रेडिट को क्या करोगे, क्रेडिट ही किया जाएगा, और घटाने के लिए क्या करेंगे हम, इसका उल्टा। जैसे मैथ्स में चलता है ना, प्लस को बढ़ाने के लिए प्लस ही किया जाता है, माइनस को बढ़ाने के लिए माइनस ही किया जाएगा, है ना, और घटाने के लिए उसका बिल्कुल उल्टा, प्लस को बढ़ाने के लिए प्लस, घटाने के लिए माइनस। सेम अकाउंट्स में बढ़ाने, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट किया जाएगा, घटाने के लिए डेबिट किया जाएगा।
सिमिलरली यहाँ पे क्या करोगे आप, डेबिट बैलेंस है बढ़ाने के लिए डेबिट, घटाने के लिए क्रेडिट, सेम इधर बढ़ाने के लिए डेबिट, घटाने के लिए क्रेडिट, इधर बढ़ाने के लिए क्या करेंगे हम, क्रेडिट, और घटाने के लिए डेबिट। सो दीज आर द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग एज पर द मॉडर्न अप्रोच। जितना मैंने आज अभी तक कराया वो सब एक ऐसा टाइप है आपका जो आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज बिना याद किए तो ये चैप्टर आपका आगे मूव नहीं करेगा, और इसके बिना ना आपका 11th क्लास आगे जाएगी और ना ही आपकी 12th क्लास। ठीक है, तो ये आपका ये बेसिकली एक तरीके का बेस है पूरा अकाउंट्स का इस चैप्टर के अंदर। तो याद रखने वाला सेगमेंट इतना ही है आपके पास। अब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर हम कवर अप करेंगे, जिसमें हम क्या सीखेंगे, हर एक डाटा को एक एक करके कैसे कैसे जाना है, क्या क्या स्टेप्स है मेरे पास अकाउंटिंग करने के लिए। तो अकाउंटिंग का सबसे पहला स्टेप होता है क्या, आइडेंटिफिकेशन, है ना, क्योंकि अकाउंटिंग करने के लिए आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि जो भी डाटा मुझे गिवन है वो किस कैटेगरी का है, इन पांचों में से। क्या वो कैपिटल में जाएगा, क्या वो लायबिलिटी में जाएगा, क्या वो एक्सपेंस में जाएगा, क्या वो एसेट्स में जाएगा, या फिर क्या वो रेवेन्यू में जाएगा। तो पहला स्टेप यही है तुम्हारे पास, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। आपके बुक्स में ऑलरेडी गिवन है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 के अंदर आपको एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट आपको गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे इसको कैटेगराइज करना है, मुझे बताना है ये किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, कैटेगरी में डालना है, फिर मुझे बताना है इसका बैलेंस डेबिट है या फिर इसका बैलेंस क्रेडिट है। उसके बाद मुझे बताना है उसका नेचर क्या है, नेचर मतलब टाइप ऑफ अकाउंट, ये किस टाइप का अकाउंट है आपका, मतलब पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, वो बताना है। तो पहले बताओ लैंड एंड बिल्डिंग किस में जाएगा, एसेट्स कैटेगरी, मतलब एसेट्स लायबिलिटी क्लियर में से। तो किसका पार्ट है मेरा, ये मेरा एसेट्स का पार्ट है। अब एसेट्स हैं तो एसेट्स का डिफॉल्ट बैलेंस क्या होता है, क्या लिखवाया था, है ना। तो एसेट्स का डिफॉल्ट बैलेंस क्या है, डेबिट। और इसका नेचर क्या है, सारे एसेट्स कहां जाते हैं, रियल अकाउंट में। तो हो गया हमारा काम खत्म। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, एक्सरसाइज ड्यूटी। नाउ देखो एक चीज की मैं श्योरिटी आपको देता हूं, अगर आपको चीजें सही तरीके से समझ में आ गई है ना तो आप अटकोगे, जरूर अटकोगे, लेकिन अटकोगे कहां पर, आपको बस इसका मतलब समझ में नहीं आएगा ये एक्सरसाइज ड्यूटी होता क्या है। और अगर मैंने आपको इसका मतलब बता दिया तो आप इसकी कैटेगरी में आराम से फ्रेम कर दोगे इसको कि कहां जाए। मेरे लिए ये हो गया तो ये तो हो ही जाने बाकी दोनों अपने आप। ठीक है, कैटेगरी डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पहला स्टेप वही है आइडेंटिफिकेशन का। तो एक्सरसाइज ड्यूटी का मतलब बता देता हूं। देखो आप कभी किसी कंट्री से कोई सामान मंगा रहे हो, तो सामान मंगाने के लिए क्या होता है, दूसरी कंट्री का सामान, जैसे पता है टेस्ला इंडिया में आ गई है ना। तीन आई थिंक मुंबई में उसका शोरूम खुला है, मुंबई दिल्ली और बैंगलोर वगैरह में कहीं खुला है शायद, अभी केवल मुंबई में खुला है पहला शोरूम। ठीक है, तो जितने की वो गाड़ी है उस पर 100% का टैक्स तो सरकार ने लगा दिया। ठीक है, जितने की है 60 लाख के आसपास की गाड़ी आ रही है थिंक, लेकिन उसके एक्चुअल में जो वहां से आ रही है, कंपनी से आ रही है इंडिया में, उसकी एक्चुअल में कॉस्ट कितनी है, 31 लाख के आसपास से 30 लाख के आसपास ही है, लेकिन फिर भी इतनी महंगी क्यों बिक रही है। वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ना वो टैक्सेशन का पार्ट है, और उस एक्स्ट्रा टैक्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज ड्यूटी का नाम दिया जाता है। ठीक है, एक तरीके का टैक्स है, आप ये समझ लो, सरकार को जो देना पड़ता है जब आप किसी दूसरी कंट्री का सामान अपनी इंडिया में सामान बेच रहे हो तो। ठीक है, तो टैक्सेशन का पार्ट है। तो टैक्सेशन का पार्ट है मतलब कहां जाएगा ये, एसेट्स में या एक्सपेंस में, ये एक्सपेंस का पार्ट। देखो एक्सपेंस और एसेट्स में छोटी सी लाइन है। एसेट्स का मतलब क्या है, हर वो चीज आपका एसेट्स है जो आपको एक बार खर्चा करने पर बार बार फायदा देगा, वो एसेट्स है। एक्सपेंस का मतलब क्या है, आपने एक बार पैसा पे किया, एक बार फायदा मिला, दोबारा पैसा पे करना पड़ेगा तो ही बेनिफिट मिलेगा। आपने एक गाड़ी खरीदी, टैक्स पे किया, एक्साइज ड्यूटी पे की, दूसरी गाड़ी खरीदोगे तो दोबारा टैक्स देना पड़ेगा ना। या आप ये बोल दोगे पिछली बार टैक्स दिया तो था, वो क्या बोलेगा, वो पिछली गाड़ी पे था, ये गाड़ी फिर खरीद रहे हो दोबारा टैक्स दो। ठीक है, तो दोबारा टैक्स देना पड़ेगा। दैट मींस है कि आपकी किसका पार्ट है आपका, हाँ ये आपके एक्सपेंस का पार्ट है। ठीक है, किधर जाएगा ये, अगेन डेबिट, एक्सपेंस है ना तो डेबिट, किधर जाएगा ये, नॉमिनल। डन, चलो जी हो गया, शुरू हो जाओ बाकी सारे पार्ट्स। चलो भाई टॉपिक देखो नेक्स्ट वाला, दो करवा दिए, तीसरा वाला देखो, तीसरा क्या है, थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ आपके पास,
दैट इज क्रेडिटर। अब क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है? क्रेडिटर्स का मतलब होता है सिंपल सा लायबिलिटी, कि भैया आपने किसी से कर्जा ले रखा है तो वो लायबिलिटी के सेगमेंट में रिकॉर्ड होगा आपका, ठीक है। अब लायबिलिटीज कहां जाती है सारी की सारी? लायबिलिटीज आर ऑलवेज ऑन क्रेडिट साइड, ठीक है। या तो आप एक काम करो, जब भी आप कर रहे हो ना स्टार्टिंग से, तो कुछ चीजें लिख लो साथ में, जैसे ये लिख लो आप, क्लियर लिख लो ऊपर ऐसे करके, क्लियर लिखोगे तो ये दो सेगमेंट में लगा लो डब्बा, और लगा लो इसको क्या, क्रेडिट, वो डेबिट वाला, और ये क्या हो गए सारे के सारे क्रेडिट, ठीक है। तो ये दो पता रहेंगे, ये दोनों कहाँ रहेंगे, डेबिट साइड पे, और ये बाकी सारे क्रेडिट साइड पे। तो क्लैरिटी थोड़ी मिल जाएगी आपको आराम से सॉल्यूशन करते टाइम। चलो जी अब आगे आ जाओ। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या है मेरे पास? फोर्थ पॉइंट में कैपिटल गिवन है। अच्छा कैपिटल क्या होता है? कैपिटल तो कैपिटल ही है, बिकॉज कैपिटल ऑनर को रिप्रेजेंट करती है, तो वो तो क्या है आपके लिए, कैपिटल का ही पार्ट है वो आपके लिए, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड करेंगे हम किस नाम से, कैपिटल। हाँ लायबिलिटी ही है, लेकिन वो इंटरनल लायबिलिटी है जिसको कैपिटल के सेगमेंट में डालोगे, वो हमारे कैटेगरी का पार्ट है। किसमें जाएगा ये, क्रेडिट। अच्छा ये दोनों पर्सनल में आएंगे, ये भी पर्सनल का पार्ट है आपका, और ये वाला भी पर्सनल का ही पार्ट है, कैपिटल भी आपका। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, मोटर व्हीकल। अब मोटर व्हीकल मतलब आपके पास गाड़ी अवेलेबल है या फिर कोई बाइक अवेलेबल है और वो बिजनेस के अंदर है, तो वो क्या है मेरे लिए, एसेट्स, बिकॉज आई एम द ओनर ऑफ अ बिजनेस एज अ बिजनेस, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, डेबिट, और कहां जाएगा ये रियल अकाउंट में जाएगा, बिकॉज इट्स एन एसेट्स, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, दैट इज पॉइंट नंबर 6। क्या है ये, गुडविल। गुडविल क्या होता है, हमारे बिजनेस का मार्केट में कितनी वैल्यू है, और जितनी ज्यादा वैल्यू उतना ज्यादा बिजनेस। तो हर वो चीज जो मुझे कुछ पैसा कमाने में हेल्प कर रही है, वो मेरे लिए क्या होती है, एसेट्स, बिकॉज हमारा नाम मार्केट में है तो वो एसेट्स का पार्ट है। एसेट्स है तो किसमें आएगा, डेबिट, और एसेट्स है तो सीधा सीधा रियल अकाउंट में जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट पार्ट, इन्वेस्टमेंट। नाउ व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? देखो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई हम बिजनेस करते करते ना कुछ पैसा ज्यादा हो गया है, और बिजनेस में लगाने से ज्यादा अच्छा क्या है, मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, ठीक है, तो वो किसका पार्ट है, वो हमारा ही है। तो जो प्रॉपर्टी मैंने खरीदी है वो किस लिए खरीदी है, एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज, और उस प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ा दिया, कुछ तो इनकम आएगी, तो जो भी वो इनकम आएगी वो मेरे लिए आएगी, तो ये इनकम जनरेट करने में हेल्प कर रहा है, विच इज एसेट्स, बिकॉज आई एम द ओनर ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट। किसका पार्ट है, रियल अकाउंट का पार्ट है। डन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, सैलरी। क्या होगी सैलरी, सैलरी एक्सपेंस। तो एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ, खर्चा, क्योंकि एक अभी करवा के आ रहा हूँ, बच्चे ने लिखा सर सैलरी का मतलब रेवेन्यू। क्यों, क्योंकि उसका भी पॉइंट ठीक है, क्योंकि उसके घर में सैलरी आ रही है, तो उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि मेरे पापा को तो सैलरी मिलती है, तो वो तो उनके लिए इनकम हो गई। बट अकाउंटेंसी पढ़ते टाइम हमें किसका पॉइंट ऑफ व्यू रखना होता है, हमेशा बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू। और बिजनेस में सैलरी एक सबसे बड़ा सरदर्द है, क्योंकि सैलरी सबसे ज्यादा देनी पड़ती है, खर्चे के नाम पर अगर देखा जाए सैलरी ही सबसे मोटा खर्चा है। तो सैलरी हमेशा किस में जानी चाहिए, आपके एक्सपेंस के पार्ट में जाना चाहिए, और एज एन एक्सपेंस ये कहां जाएगा, डेबिट, और डेबिट है तो कहां जाएगी वैल्यू, नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अगला क्या है, डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं, एसेट्स, क्योंकि एसेट्स, डेटर्स का मतलब क्या होता है, वो लोग या वो एंटिटी या वो कंपनी जो हमसे सामान उधार में लेके गई है, तो हमारे कर्जदार, हमारे कर्जदार, ठीक है, जिनको हमें पैसे देने हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनसे पैसे लेंगे तो डेबिट बनेंगे, और किस में जाएगा ये, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये पर्सनल में जाएगा एसेट्स होते हुए भी, ठीक है। ये एस रियल में डाल देना कि सर ऊपर के सारे एसेट्स तो आपने रियल में डाले हुए हैं, ये पर्सनल में क्यों डाला है, क्यों, क्योंकि ये नाम है ना, तो नाम है मतलब सीधा सीधा पर्सनल अकाउंट में जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट क्या है, क्या होता है बैड डेट्स, डूबा हुआ पैसा, ठीक है, पैसा सामान तो बेच दिया, बेचने के बाद पैसा नहीं मिल रहा हमें वापस, तो ये पैसा नहीं मिल रहा वो क्या है, बैड डेट्स। तो बैड डेट्स किस कैटेगरी में आता है, एक्सपेंस नहीं बोलते हैं, सो क्या बोलते हैं, लॉस। लॉस है तो कहां जाएगा ये, डेबिट, और लॉस एक्सपेंस की ही फैमिली का पार्ट है, तो जहां एक्सपेंस वहीं लॉस, दैट इज नॉमिनल। लॉस में ही लिखेंगे, बिकॉज एक्सपेंस का मतलब होता है आपने कुछ खर्च किया तो आपको फायदा मिल गया उसका। बैड डेट्स में क्या हुआ,
आपने सामान उधार बेचा बट सब पैसा वापस नहीं मिला तो लॉस ही तो है मेरा, पैसा नहीं मिला ना, मैं तो लॉस हो गया वो मेरे लिए एक तरीके का। नेक्स्ट उसके बाद डेप्रिशिएशन क्या होता है? देखो कोई भी टेंजिबल एसेट्स को जब हम खरीदते हैं, कोई फर्नीचर खरीदा, गाड़ी खरीदी, इसने गाड़ी खरीदी क्या, मोटर व्हीकल की वैल्यू हर साल कम तो होनी है। 10 लाख की गाड़ी हर साल 10% मान लो डेप्रिशिएट हो रही है, 10% की वैल्यू कम हो रही है, तो जो भी 10% की वैल्यू कम हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रिशिएशन। और ये हर साल फिक्स है, जाएगी ही जाएगी। तो ये क्या है, इसका पार्ट आपका दैट इज एक्सपेंस। इसे नॉन कैश एक्सपेंस आप बोल सकते हो कि भैया ऐसा एक्सपेंस है जो कैश में नहीं होता। तो ये मेरा किसका पार्ट हो गया, एक्सपेंस का। तो कहां जाएगा ये, डेबिट और नॉमिनल। ठीक है, अगला पार्ट वेजेस। तो वेजेस भी किसका पार्ट है, किसको देते हैं वेजेस, लेबर को जो काम करने आई है। अब काम करने आई है तो जाहिर सी बात है पैसे तो लग जाएंगी ना, तो वो एक्सपेंस का पार्ट है, डेबिट ही होगा और नॉमिनल में ही ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट रिपेयर, मशीनरी खराब हो गई, बाहर से बुलाया भाई मैकेनिक को, मैकेनिक आया ठीक करके गया और पैसे ले गया, किसका पार्ट है ये, अगेन एक्सपेंस का पार्ट है, खर्चा हुआ मेरा, जो दोबारा आएगा तो दोबारा पैसा लेके जाएगा, तो ये एक्सपेंस का ही पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्या है, रिपेयर के बाद कौन है ये, रमेश। अब देखो नाम जब भी मिलेगा ना आपको, तो नाम के साथ ना डाटा भी देगा वो कि भैया वो किसकी बात कर रहा है, डेटर की बात कर रहा है, क्रेडिटर की बात कर रहा है, ऑनर की बात कर रहा है, तो जो भी होगा हम रिकॉर्ड करेंगे। तो डेटर का मतलब कहां जाएगा ये, एसेट्स में, क्योंकि डेटर्स क्या होता है मेरे सारे एसेट्स, और एसेट्स हुए तो कहां जाएंगी वैल्यू, डेबिट पर टाइप पर्सनल। ठीक है, नेक्स्ट इंटरेस्ट क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। तो देखो अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो वो इनकम है। देखो इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन, ये तीनों आइटम ऐसी हैं जो मुझे मिलेंगी भी और मुझे देनी भी पड़ेंगी, है ना। तो इनके आगे हमेशा लिख के देगा वो रिसीव किया है या फिर पे किया है, और ना लिख के दे तो मान के चलना हमने पे ही किया है। रिसीव होगा तो पक्का मेंशन करेगा, और रिसीव हुआ तो हम कहां डालेंगे इसे, इनकम के अंदर। तो इनकम कहां जाएंगी सारी, क्रेडिट साइड पे, और कहां लिखोगे इसे आप, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो ये मेरी हो गई इनकम में। डन, नेक्स्ट पॉइंट। चलो ये तो समझाई जाता है मैंने आपको, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है मेरे लिए, कर्जा। कि बैंक वाला मुझे पैसे उधार दे रहा है, तो पैसे मांगेगा भी तो बाद में वो, और ये कहां जाएगा, पर्सनल। क्यों, क्योंकि किसी ना किसी बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, एसबीआई, कोटक, पीएनबी, है ना, जो भी है जिसका भी नाम होगा तो नाम रिप्रेजेंट करेगा, मतलब पर्सनल में आएगी वैल्यू। इसके अलावा नेक्स्ट परचेज रिटर्न। देखो परचेज रिटर्न, परचेज क्या होता है, खर्चा, और परचेज का अमाउंट वापस चला गया तो क्या हो जाएगी, इनकम। बिकॉज खर्चे कम हो रहे हैं ना आपके वो, तो खर्चे कम हो रहे हैं तो कहां जाएगी वैल्यू, क्रेडिट, और क्रेडिट कहां जाएगी, सारी सारी वैल्यू नॉमिनल। देन नेक्स्ट बताओ, ड्राइंग। ड्राइंग क्या है, ड्राइंग क्या है, पर्सनल एक्सपेंस, एक्सपेंस ही तो है, बस फर्क क्या है, ये मालिक का खर्चा है जिसको हम ड्राइंग्स के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, है खर्चा ही, तो हम कहां लिखेंगे इसको, एक्सपेंस। कहां जाएंगे, डेबिट, सीधा सीधा इसको कहां डालोगे, पर्सनल, क्योंकि ये ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा है ड्राइंग्स, सबके थोड़ी आप ही लिखोगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है, फ्रेट। फ्रेट क्या होता है, फ्रेट का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। कोई भी खर्चा, आपने सामान यहां से लेके दूसरी लोकेशन पर दे रहे हो आप, ट्रांसपोर्ट तो लगेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब एक्सपेंस का पार्ट है, तो एक्सपेंस मतलब सीधा सीधा कहां जाएगी वैल्यू, नॉमिनल अकाउंट। लास्ट पार्ट क्या है, रिटर्न इनवर्ड्स। अब रिटर्न का मतलब क्या होता है, वापस। इनवर्ड का मतलब होता है सामान वापस आया है, तो क्या चीज आएगी वापस, जो आप बेचोगे। तो रिटर्न इनवर्ड का ही दूसरा नाम क्या है, सेल्स रिटर्न, या फिर ये बोलो सेल्स रिटर्न का थोड़ा फैंसी नाम क्या है, रिटर्न इनवर्ड कहां जाएगी, ये एक्सपेंस की कैटेगरी में, बिकॉज सामान बेचोगे तो इनकम होती है, और बिका हुआ सामान वापस आ गया तो इनकम की वैल्यू कम हो रही है, तो एक्सपेंस में डाल दें, किधर जाएगी वैल्यू, डेबिट और नॉमिनल अकाउंट में।
तो दिस इज इट। बाकी ऑल द 4-5 क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे होमवर्क में ट्राई करने हैं, ठीक है।